आज का जो सेशन है वो भी वर्ब से रिलेटेड ही है। वर्ब की कॉन्जुगेशन अब हम आगे सीखेंगे। पिछले सेशन में जो था आपने ज़ाइन और हाबन वर्ब का कॉन्जुगेशन देखा था, तो समझ में आ गया होगा। आज हम कुछ डिफरेंट सीखेंगे, जो बाकी की वर्ब्स होती हैं कैसे उनको बोला जाता है, देखा जाता है, सीखा जाता है। क्योंकि वर्ब्स अगर आपको समझ में आएंगी तभी आप सेंटेंस बना पाएंगे। तो बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स होती हैं, एक एक करके हम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। मेरी स्क्रीन पे चलते हैं। वेलकम टू द जर्मन मेंटोर, लर्न जर्मन विद ईज। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, पेशेंस से देखिए। वर्ब सीखेंगे आज हम। चलिए चलते हैं आगे। क्या है आज की स्लाइड में? ओके, तो फ्रेंड्स ये है कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब। वो मैं आपको पिछले सेशन में बता ही चुका हूँ कि कॉन्जुगेशन क्या चीज़ होती है। तो किसी भी चीज़ को जब हम करते हैं, चाहे वो एक मूवमेंट फॉर्म में है या किसी अनमूवमेंट या नॉन मूवमेंट फॉर्म में है, तो उसको हम वर्ब बोलते हैं। नीचे एग्जांपल मैंने लिखा ही है, टू प्ले, टू ईट, टू स्लीप, टू वॉच, टू सिंग, टू हियर, ये सारी वर्ब्स हैं। हिंदी में जिसे हम क्रिया बोलते हैं, तो वो इंग्लिश में वर्ब होता है। ठीक है, तो ये हो गया वर्ब का मतलब। तो नीचे आप नोट देख सकते हैं, मैंने रेड कलर में लिखा हुआ है, इन जर्मन वी हैव फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वर्ब्स: रेगुलर वर्ब्स, इर्रेगुलर वर्ब्स, मोडाल वर्ब्स, सेपरेबल वर्ब्स, रिफ्लेक्सिव वर्ब्स और मोडाल वर्ब्स। ये टोटल 6 तरीके की वर्ब्स हैं दोस्तों, जो आपको एक एक करके सीखनी पड़ेंगी। मैं आपको सिखाऊंगा। मैं आपको आज रेगुलर वर्ब्स के बारे में बताऊंगा, वो क्या होती हैं, उनका कैसे पैटर्न होता है, कैसे रूल होता है कॉन्जुगेशन का अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ। तो वो आज हम सीखेंगे आने वाली स्लाइड्स में। तो चलिए चलते हैं आगे। ये टाइप्स हमने देख लिया। ओके, तो कॉन्जुगेशन ऑफ रेगुलर वर्ब्स। तो फ्रेंड्स, रेगुलर वर्ब्स को जो है जर्मन में रेगलमैसिगे वर्बन बोला जाता है। रेगलमैसिगे वर्बन। तो नोट्स में देखिए वर्ब, तो वर्ब आपको मैंने बता दिया क्या होता है। तो उसको जर्मन में बोला जाता है दास वर्ब, और अगर प्लूरल में है वर्ब्स तो उसका बन जाएगा डी वर्बन, डी वर्बन। और जो नीचे लिखा है कॉन्जुगेशन, इसको हम बोलते हैं हम डी कॉन्जुगासियोन, डी कॉन्जुगासियोन। और नीचे है देयर इज़ अ फिक्स पैटर्न एंड रूल टू कॉन्जुगेट अ रेगुलर वर्ब इन जर्मन। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब यही है कि रेगुलर वर्ब्स जो होती हैं बहुत सारी हैं, कई हज़ारों वर्ब्स हैं। तो धीरे धीरे आपको आएंगी, उसमें तो टाइम लगेगा। तो इनका एक पैटर्न होता है, इनका एक रूल होता है कॉन्जुगेट करने का। तो रेगुलर वर्ब्स जो होती हैं दे आर ऑल्सो नोन एज वीक वर्ब्स। इनको वीक वर्ब्स भी बोला जाता है क्योंकि इनका एक पैटर्न होता है, वो उसको फॉलो करती हैं। चलिए चलते हैं आगे, अगली स्लाइड में क्या है और आपको बताता हूँ। ओके, अब आ गए हम कॉन्जुगेशन ऑफ रेगुलर वर्ब्स। पहला टाइप जो है उसका कॉन्जुगेशन करेंगे। नोट्स देख लेते हैं एक बार। द प्योर एक्चुअल जनरल फॉर्म ऑफ द वर्ब इज नोन एज इन्फिनिटिव। एग्जाम्पल जैसे हैं कुछ वर्ब्स मैंने लिखी हैं: कॉमन, टू कम, वोनन, टू लिव, स्टूडियरन, टू स्टडी, जागन, टू से, आर्बाइटन, टू वर्क, फारन, टू ड्राइव। तो वर्ब्स जब एक्चुअल में होती हैं, लिखी जाती हैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं ये जो वर्ब्स हैं ये इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव फॉर्म है एक वर्ब का। लेकिन जब ये कॉन्जुगेट हो जाएंगी तो ये फिर इन्फिनिटिव नहीं रह जाएंगी, इनका कॉन्जुगेशन हो गया है, ये टूट जाती हैं अलग अलग सब्जेक्ट के साथ। तो नीचे लिखा है एवरी वर्ब इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो वो 2 पार्ट्स क्या होते हैं? एक होता है स्टेम, एक होता है एंडिंग। मतलब वर्बस्टाम und एंडुंग। अब ये क्या होता है देखिए नीचे एग्जाम्पल में मैंने वही वर्ब्स लिखी हैं जो ऊपर लिखी हैं: कॉमन, जागन, वोनन, आर्बाइटन, स्टूडियरन और फारन। तो सबसे पहली जो वर्ब है कॉमन, उसमें मैंने एक स्लैश लगा रखा है। तो स्लैश के जो लेफ्ट वाला हिस्सा है वो वर्ब का स्टेम है, और स्लैश के जो राइट वाला हिस्सा है जो ई एन है, ए एन, ये है फ्रेंड्स एंडिंग,
एंडुंग जिसे बोलते हैं। तो यही पैटर्न आगे देखिए, जागन, वोनन, अर्बाइटन, स्टूडियन एंड फारन। जो लास्ट का ई एन है, जो रेड कलर में मैंने मार्क किया है, यही एंडिंग है, इसे एंडुंग बोलते हैं। पूरी वर्ब होगी तो इन्फिनेटिव, और ई एन से पहले का जो पार्ट होगा वो होगा स्टेम, और जो ई एन होगा उसे बोलेंगे हम एंडिंग। आगे चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कॉन्जुगेशन, ये जो रेगुलर वर्ब्स होती हैं इनका कैसे होता है। तो लेफ्ट साइड पे नॉमिनेटिव वेयर कौन कर रहा है काम, इश, टू, एर, सी, एस, वियर, ईयर, सी, सी। हिंदी में लिखा ही हुआ है, विद इन ब्रैकेट आप देख सकते हैं, हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। और ऊपर अगर आप देखें तो टॉप में नॉमिनेटिव जहाँ मैंने लिखा है उसके साथ में मैंने 4 अलग अलग वर्ब्स लिखी हैं। रेगुलर वर्ब्स हैं ये, कॉमन, टू कम, वोनन, टू लिव, ट्रिंकन, टू ड्रिंक, माखन, टू डू। तो मैं क्या करूँगा, अभी आपकी नॉलेज के लिए सब्जेक्ट को इस वर्ब्स के साथ एक एक बार बोल के दिखाऊंगा। आपको अभी फ़िलहाल सुनना है, अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा कि ये क्या रूल होता है, कैसे कॉन्जुगेट होता है। तो स्टार्ट करता हूँ। इश, कॉमा, इश wohne, ich trinke, ich mache. Du kommst, du wohnst, du trinkst, du machst। और एस तो सेम होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो एक ही फॉर्म आपके लिए बोल देता हूँ, चाहे वो एर, जी, एस कोई भी हो। तो एर kommt, sie wohnt, er trinkt, er macht। यही पैटर्न नीचे रहेगा जी और एस में। फिर है आपका वियर, वी, तो वियर कॉमन, वियर वोनन, वियर ट्रिंकन, वियर माखन। ईयर, यू, तुम सब वाला ईयर, ईयर कॉम्ट, ईयर वोंट, ईयर ट्रिंक्ट, ईयर माक्ट। तो जी जो आप वाला है, जी कॉमन, जी वोनन, जी ट्रिंकन, जी माखन। और नीचे भी सेम, जी कॉमन, जी वोनन, जी ट्रिंकन, जी माखन। और थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए ऊपर जो एस है बीच में, और इन चारों वर्ब्स के आगे मैंने जो एक ब्रैकेट लगाया है उसका मतलब यही है कि एस जो होता है, ही, शी, इट, इन तीनों का कॉन्जुगेशन सेम होता है किसी भी वर्ब में, किसी भी वर्ब में, रेगुलर वर्ब में। ठीक है, ये आपके लिए एक नोट है, तभी ये स्लाइड मैंने बनाई है और यही चीज़ मैंने नीचे लिखी है नोट में। द कॉन्जुगेशन ऑफ RCS विल ऑलवेज रिमेन सेम इन ऑल टाइप्स ऑफ वर्ब्स। रेगुलर में, रेगुलर वर्ब्स के केस में। और उसके नीचे द प्लूरल सब्जेक्ट्स, फियर यानी कि हम, वी, जी दे वाला सबसे लास्ट, एंड यू आप, जी, ये भी जी है, मैंने बाय मिस्टेक लिखा नहीं है बट आपको बता रहा हूँ। तो फियर, वी, जी ते, और जी यू आप, इसमें भी इन्फिनेटिव वर्ब ही यूज होगा एज इट इज ऑलवेज किसी भी वर्ब में। तो ये भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब देखते हैं कि क्या रूल होता है जो हमें फॉलो करना होता है। तो फ्रेंड, ये वाली स्लाइड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ आप ध्यान से समझिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब, कैसे रूल फॉलो होते हैं। तो कॉन्जुगेशन ऑफ रेगुलर वर्ब, मैंने एक वर्ब का एग्जांपल लिया है यहाँ पे, कॉमन, जो पिछली साइड में भी था, जिसका मतलब होता है टू कम, और लेफ्ट साइड पे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। अब एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ होती है रेगुलर वर्ब्स में, जो पैटर्न चलता है। तो पहले आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। इश, कॉमा, टू कॉम्स्ट, RCS सेम है, RCS कॉम्ट, वियर कॉमन, ईयर कॉम्ट, जी कॉमन, जी कॉमन। अब देखते हैं राइट साइड पे जो मैंने एक नोट लिखा हुआ है, द रूल फॉर कॉन्जुगेटिंग इन ऑल सब्जेक्ट्स इन रेगुलर वर्ब्स। तो एग्जाम्पल कॉमन वर्ब का ही बता रहा हूँ आपको, टू कम। अब जब इश आएगा, सबसे पहला इश आई,
वो ये कहता है कि जो आप प्योर फॉर्म यूज़ कर रहे हैं उसमें मुझे एन लास्ट में नहीं चाहिए, तो इश कॉमा वही चीज़ लिखी है मैंने, इश कॉमा एन विल ओमिट विद इन ब्रैकेट्स जो मैंने लिखा है। अब डू के केस में डू कॉन्जुकेशन ये कहती है कि इस वाले सब्जेक्ट में डू कहता है कि कॉमन जो वर्ब है उसमें से मुझे ई एन नहीं चाहिए लास्ट में, मेरी जगह एस टी लगा दीजिए, तो कॉम्स्ट बन जाएगा। आप देख सकते हैं एस टी मैंने रेड कलर में भी मार्क कर रखा है लेफ्ट साइड पे, ई एन की जगह एस टी आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा आपको। और एर जी एस ही शी इट, वो ये कहते हैं, ये सब्जेक्ट ये कहता है, ये तीनों, कि कॉमन वर्ब या कोई भी रेगुलर वर्ब के पीछे से हमें ई एन नहीं चाहिए, ई एन की जगह हमारी टी टे ऐड कर दीजिए। वही लिखा है कॉम्प्ट के केस में एर सी एस, ई एन विल रिमूव्ड एंड टी विल ऐड। तो ये कॉन्जुगेशन हो गया एर सी एस का। वियर में तो कोई चेंज होता ही नहीं है फ्रेंड्स, वो तो ये कहता है कि जैसी इन्फिनेटिव फॉर्म है मुझे वैसा ही यूज़ करना है। ईयर जो है वियर के बाद, वो ये कहता है कि मेरी कॉन्जुगेशन के अंदर जो है आप एस है, ही शी इट वाला, वही सेम रहने दीजिए, मैं उन्हीं को फॉलो कर लूँगा। और जो जी और जी है सेकंड लास्ट और लास्ट, वो भी यही कहते हैं कि हमें कोई चेंज नहीं चाहिए, हमको भी प्योर फॉर्म इन्फिनेटिव फॉर्म ही चाहिए। तो फ्रेंड्स ये है तरीका कॉन्जुगेट करने का सब्जेक्ट के साथ किसी रेगुलर वर्ब को आपको क्या फॉलो करना है। तो आसान है, वियर सी जी में तो आपको याद करना ही नहीं है क्योंकि वो तो इन्फिनेटिव है। बस डू और एस में आपको ध्यान रखना है। इश भी आसान है, एन नहीं आएगा, डू में एस टी आ जाएगा और एस में टी आ जाएगा। ये है पैटर्न। एस कॉम्प्ट के आगे एक छोटा सा जो मैंने एक ब्रैकेट लगा रखा है, वो थोड़ा सा उसका अलाइनमेंट ऊपर नीचे हो गया है, वो थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए था बट वो बाय मिस्टेक नीचे है, बट वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। तो अब चलते हैं आगे, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा, वो भी बहुत ज़रूरी है, ध्यान से देखिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए कॉन्जुगेशन ऑफ रेगुलर वर्ब्स, सेम टॉपिक है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं फ्रेंड्स जिसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने यहाँ 2 वर्ब्स का एग्जांपल लिया है, लेफ्ट साइड पे सब्जेक्ट है आर्बाइटन और फिंडन। आर्बाइटन का मतलब होता है टू वर्क और फिंडन का मतलब होता है टू फाइंड। तो आर्बाइटन में आप देखिए मैंने रेड कलर में मार्क कर रखा है टे ए एन, टी ई एन, टे ए एन, और फिंडन में डी ई एन, टे ए एन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिन वर्ब्स के पीछे टी ई एन और डी ई एन आएगा, रेगुलर वर्ब्स की बात कर रहा हूँ, उस पे कॉन्जुगेशन थोड़ा सा अलग होगा जिन वर्ब्स के पीछे टी ई एन और डी ई एन नहीं है। तो पिछली स्लाइड में जो आपने वर्ब्स देखी थी उसमें टी ई एन और डी ई एन किसी भी वर्ब में नहीं था, बट इसमें है। तो इसका कॉन्जुगेशन कैसे होगा, देखिए राइट साइड पे, द रूल फॉर कॉन्जुगेटिंग verbs which have ten और den at the end। एग्जाम्पल अर्बाइटन वर्ब ही लिया मैंने, इसका मतलब है टू वर्क। यही रूल फिंडन में भी अप्लाई होगा, बट मैंने एग्जाम्पल अर्बाइटन का लिया है। तो देखिए इश कहता है, जो पहले भी इसने लास्ट स्लाइड में कहा था कि मुझे एन नहीं चाहिए, एन हटा दीजिए, वही लिखा है, ओनली एन विल ओमिट। अर्बाइटर, अर्बाइटर, इश अर्बाइटर। अब डू क्या कहता है, डू पहले कह रहा था कि मुझे ई एन हटा के एस टी लगाना है, लेकिन इस वाली वर्ब में जिसमें टी ई एन है, डू की कॉन्जुगेशन कहती है कि सिर्फ एन हटा दीजिए लास्ट में और एन की जगह एस टी ही लगाइए, जो पहले भी बोल ही रहा था वो सेम चीज़। लास्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं रिवाइंड करके, ई एन लिखा है मैंने, ई एन विल ओमिट, एस टी विल ऐड, बट यहाँ पर एन विल ओमिट एंड एस टी विल बी ऐड, यही फ़र्क है। और एस में भी सेम है, लास्ट स्लाइड में उन्होंने बोला था कि ई एन हटा के टी लगा दीजिए, और इस वाली वर्ब में सेम है कि ई एन हटा के ई एन सिर्फ एन हटेगा और टी तो लगेगा ही, तो अर्बाइटेट,
बाकी का पैटर्न नीचे सेम है, तो वियर में तो कोई चेंज है ही नहीं, वो तो सेम है, सेम प्योर फॉर्म यूज़ होगा। और ईयर जो मैंने आपको बताया था वो यही कहता है कि एस के साथ ही मेरा कॉन्जुकेशन होगा सेम, और जी भी इन्फिनिटिव फॉर्म है, प्योर फॉर्म है। तो ये एक ऐसी टिप है जो आपको शायद ना पता लगे या कोई आपको ना बताए या कहीं पर भी आप एक्सप्लोर ना कर पाएँ, तो इम्पॉर्टेंट था ये भी। रेगुलर वर्ब के अंदर जिसके पीछे TEN और DEN आता है, तो ये पैटर्न आपको यूज़ करना है। अब चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। तो आगे आ गया फ्रेंड्स एक जनरल नॉलेज का पार्ट, क्योंकि लैंग्वेज का पार्ट अब ख़त्म हो चुका है। यही टॉपिक था आज का, रेगुलर वर्ब्स का। पार्ट 1 था अभी, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 होगा, इर्रेगुलर वर्ब्स और वो सब बताऊंगा आपको। तो ये आज का एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है। क्रिसमस ट्री आप देख रहे हैं राइट साइड पे। तो फ्रेंड्स आपको जान के थोड़ी सी हैरानगी होगी या ज़्यादा भी हो सकती है, मेरे को भी नहीं पता था। मैं भी जब जर्मन सीखना स्टार्ट किया तो मुझे ये पता लगा कि जो क्रिसमस ट्री है, ये जो ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ था ये जर्मनी के अंदर ही हुआ था। तो जर्मनी ही वो कंट्री है जो ये क्रिसमस ट्री को लेकर आया, डेकोरेशन का और सेलिब्रेट करने का जो कॉन्सेप्ट होता है क्रिश्चियंस की कम्युनिटी में। तो जर्मनी इज़ द कंट्री वेयर द क्रिसमस ट्री ट्रेडिशन एंड डेकोरेशन हैड बीन स्टार्टेड इन द 16th सेंचुरी बाय द डिवोट क्रिश्चियंस। जो उस वक्त के लोग थे उन्होंने ही इसको स्टार्ट किया, और दे स्टार्टेड टू ब्रिंग दीज ट्रीज एट देयर होम्स, अपने घर पर लेकर आते थे। एंड some believed that this is the symbol of Christ which is in the triangular shape and represents the Trinity। तो वो तो हम आज भी देखते ही आ रहे हैं कि एक ही ट्रायंगुलर शेप में होता है, और जब क्रिसमस आने वाला होता है तो इसको बहुत ज़्यादा डेकोरेट किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। और पूरे यूरोप में, और जहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी की ज़्यादा मतलब लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे ये बहुत फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और ईयर एंड में तो पूरा मतलब लास्ट के जो 10 डेज़ होते हैं और जनवरी तक इसका सेलिब्रेशन चलता है। तो हम लोगों के लिए जैसे दिवाली है, दशहरा है, या और हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, तो यूरोप में और क्रिश्चियन कम्युनिटी में ये उनके लिए वेटेज रखता है क्रिसमस। तो फ्रेंड्स ये एक आज का टॉपिक था, थीम थी, एक जनरल नॉलेज पार्ट था। तो प्लीज़ वीडियो को अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए, रिपीट करके देखिए। चैनल को पसंद आया तो कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है और मैं अगर अच्छे तरीके से आपको बता पा रहा हूँ तो प्लीज़ अप्रिशिएट करिए, क्योंकि ये भी एक मोटिवेशन मिलता है अच्छा अच्छा कंटेंट बनाने का और लेके आने का। तो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए जर्मन, das Deutsch, Deutschland। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच।